जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या ऑडियो और वीडियो ठीक-ठाक पहुँच रही है? ज़रा मुझे जल्दी से बता दो, ताकि हम अपने आज के इस प्यारे-प्यारे सेशन को स्टार्ट कर सकें। आज क्या पढ़ाओगे सर? बेटा जी, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। क्या आप लोग तैयार हो? कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए? मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ। मुझे पता है कि आपको नोट्स की आवश्यकता है, अभी तक नोट्स आप तक नहीं पहुँचे हैं, है ना? जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, नोट्स आप तक पहुँच जाएंगे। आज की क्लास के नोट्स ज़रा टेलीग्राम चैनल पे चेक करके बताओ, नोट्स आ गए आपके पास कि नहीं आ गए? जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करो। पहले तो भैया जो हमारा रोज का रिचुअल होता है कि जैसे ही आप आते हो अपनी अपनी सिटी का नाम मुझे बता देते हो, वो बता दो, ताकि हम अपना आज का कार्यक्रम स्टार्ट कर सकें। हम्म, बताइए बताइए, नोट्स पहुंच गए अब तक कि नहीं? चलिए जी, पहले मुझे ये भी बता दो कि कितने बच्चों ने पहले 3 चैप्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं? कितने वो महान बच्चे हैं जिन्होंने पहले 3 चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं? वो भी मुझे बता दें ज़रा। बेटा टेस्ट सीरीज़ आपको हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करके मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ हार्ड कॉपी में नहीं मिलती है। कि फार्मूला शीट प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है बेटा, रेशियो की फार्मूला शीट प्रोवाइड कर देता हूँ। टेस्ट सीरीज़ हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी बेटा। टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे ऐप के अंदर जाके या वेबसाइट के अंदर जाके, जैसे आप लॉगिन करते हो ना, तो उसके बाद आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके हमारा चलानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाली है कि टेस्ट सीरीज़ कैसे डलनी है। ठीक है जी, आ जाइए ज़रा जल्दी जल्दी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आप पापी हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आई वॉन्ट एवरीबडी टू इनिशियली लाइक द वीडियो एंड देन वी कैन स्टार्ट। जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरा तैयार हूँ टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। आपने बस मुझे गो हेड देना है। कैसे? आपने कम्प्लीटली लाइक रेशियो 100% बढ़ा कर देनी है, तो मैं समझ जाऊँगा कि बस अब बच्चे तैयार हैं। हाँ, और सब ज़रूर एक बार ही मैसेज करना है बेटा, ये ना स्पैम नहीं करना है ना। मतलब ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है बेटा बच्चों के लिए ना, कि 10 बार लिखें, क्योंकि उससे औरों की चैट ख़राब होती है फिर। आ जाओ भैया जल्दी जल्दी। चलिए, बच्चे बता रहे हैं कि उन्हें दिखाई सुनाई दे रहा है। अब स्टार्ट कर लेना चाहिए हमें अपना आज का सेशन, है ना? बस गिव मी अ सिंगल मिनट बेटा। हम्म।
चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, आज सब कुछ करा दूंगा मैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब जो अगला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले क्विकली इसके नोट्स रिव्यू कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। आइए, आपने ध्यान देना है, वीडियो को लाइक करते रहिए। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ आपको, वीडियो लाइक हो जानी चाहिए 100%। और ज़रा जल्दी से अपना नाम और अपनी सिटी का नाम चैट पे क्विकली लिख दो पहले। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जल्दी से सब बच्चे अपनी अपनी हाजिरी लगा दो, अपनी प्रेजेंट मार्क करा दो। ठीक है जी, आइए। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, पार्ट ए पार्ट बी, हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला पार्ट थोड़ा आसान है, कैलकुलेशन वाला है, इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है ना। और फिर एक आर्बिट्राज का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं पहले डिफाइन करने की, कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या होता है। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर हमने ये डिसाइड कर लिया, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें रिविजनरी तौर पे पढ़ना है। अगर मान लेते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, हमने ये जान लिया कि हमारे को टोटल कैपिटल 200 करोड़ की चाहिए। मान लो हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमें अपने बिजनेस के अंदर टोटल कैपिटल 200 CR की चाहिए, ठीक है। अब वो 200 CR कैसे आएगा? अब देखो, वो पूरा पैसा इक्विटी से भी आ सकता है। एक चॉइस हो सकती है कि वो पूरा का पूरा पैसा हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से अरेंज कर लें, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि हम कुछ पैसा इक्विटी से और कुछ पैसा डेट से ले आएँ, कुछ पैसा इक्विटी से कुछ पैसा डेट से। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा इक्विटी से, डेट से और प्रेफरेंस से मिक्स करके ले आए। मतलब किस रेशियो में पैसा लाएं, इसे डिसाइड करने को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपने पैसा अरेंज करना है, कैपिटल अरेंज करनी है, वो किस रेशियो में करनी है, ठीक है जी। इसी को बोलते हैं कि किस रेस जो करनी है कैपिटल, वो डिफरेंट सोर्सेज से कितनी कितनी रेशियो में करनी है। डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये पहला कंसेप्ट है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है। आप क्या करोगे, आप स्टेटमेंट बनाओगे। जैसे वो आपको 2-3 ऑप्शन देगा कि आपने पूरा पैसा अगर इक्विटी से लिया तो क्या होगा, पूरा आधा पैसा डेट से, आधा पैसा इक्विटी से लिया तो क्या होगा, आधा पैसा डेट से, फिर आधा पैसा प्रेफरेंस से लिया तो क्या होगा। ऐसे कुछ ऑप्शन देगा बनाकर, वो क्वेश्चन खुद बनाकर देगा, मुझे नहीं बनाने, आपने नहीं बनानी, क्वेश्चन ऑप्शन देगा। आपने क्या करना है, उन ऑप्शंस के हिसाब से EBIT में से चीज़ें माइनस करते जाना है, मतलब इंटरेस्ट, ओल्ड और न्यू, टैक्स वगैरह, और एंड में EPS तक पहुंच जाना है। और EPS के बेसिस पे डिसीजन ले लेना है। जिसका EPS ज़्यादा वो सिलेक्ट कर लो, यानी वो सबसे अच्छा। देखो, हम किसके सगे होते हैं, जल्दी बताओ, हम किसके सगे होते हैं? हम सगे होते हैं किसके? इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो हम चाहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है जी। अगर हम चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़ जाए, तो अगर EPS सबसे ज़्यादा होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में PE रेशियो भी गिवन हो, PE रेशियो, तो आप क्या करोगे, आप EPS के साथ PE रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, आप EPS के साथ PE रेशियो मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप EPS के साथ PE रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास MPS आ जाता है। तब आप हायर MPS जिसका होगा, इन तीनों में से जिसका सबसे ज़्यादा MPS होगा उसे सिलेक्ट करोगे। यानी मैंने 2 केसेस क्या क्या बताए, मैंने बोला आपको, देखो दोस्त, आपको या तो EPS के बेसिस पे डिसीजन लेना है या फिर MPS के बेसिस पे डिसीजन लेना है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, EPS या MPS। और MPS कब निकालना है? जब आपके पास क्वेश्चन में PE रेशियो हो। अगर क्वेश्चन में PE रेशियो ही ना हो तो ऑब्वियस सी बात है MPS नहीं निकल सकता। आपने क्या करना है, देखिए, आपने पहले EBIT निकाल लेना है, EBIT निकाल लेना है। अब EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। अब इंटरेस्ट ओल्ड भी माइनस हो सकता है, इंटरेस्ट न्यू भी माइनस हो सकता है, ठीक है जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ओल्ड इंटरेस्ट सभी में माइनस होगा। क्यों? एग्जाम्पल लो, क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ पैसा पहले से रेज्ड है, अब हम नया पैसा रेज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। बेटा, हमने ना डिस्कशन किया था कि जब हम टेस्ट ले रहे हैं जो योगेश, उन सबके वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे। मैं इनफैक्ट यहीं पे आके डिस्कस करूंगा, और मैंने ये भी बताया था पहले मेरी रिवीजन खत्म हो जाए उसके बाद डिस्कस करूंगा लाइव आके। अभी पहले बच्चे सारे एग्ज़ाम देने, अभी सारे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। अभी मेरे हिसाब से एनरोलमेंट 1000 से भी ज़्यादा है, 1200 से भी ज़्यादा है, और शायद 600-800 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी पहले सारे बच्चे पेपर दे लें 2-3 दिन में पढ़ के, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। मैंने ये बात बोल चुका हूँ योगेश, है ना। एक मैं रिप्लाई दे रहा हूँ उसके बाद भी आप। और बेटा, एक बात को समझिए योगेश, अगर मैं किसी कंसेप्ट के बीच में हूँ ना, तो थोड़ी सी मैनेज, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा कि हाँ, आपने क्वेश्चन लिख दिया, उसका सही समय पे जवाब मिल जाएगा। ये गलत अप्रोच है बेटा, ये स्पैम करने वाली, और कि मैं ही राजा हूँ, इसी वक्त मुझे जवाब चाहिए। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड बेटे, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड बच्चा किस माइंडसेट से पढ़ाई कर रहा है और कहाँ जा रही दुनिया। मतलब टीचर को टीचर ही नहीं समझे बच्चा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब
टीचर भी बेचारा क्या कर लेगा उस प्लेस में, ठीक है ना। आइए, देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ, हमने अलग अलग केसेस बना लिए, ठीक है। अब इन अलग अलग केसेस में ना आपको ध्यान रखना है कि पहले तो EBIT निकालनी है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बातचीत समझाता हूँ। जैसे सोचो कि हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल है, एग्जाम्पल लो, हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल है, ऑलरेडी जो हमारे पास कैपिटल है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो 1 लाख शेयर है 10 रुपये वाले, तो हमारे पास 10 लाख की इक्विटी है। हमारे पास ऑलरेडी 10% वाली डेट है 50 लाख की, और हमारे पास 12% वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख की। ये कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। तो बेटे इसका मतलब है कि अगर हमें फ्रेश कैपिटल, जो न्यू कैपिटल रेस करनी है, उसके 3 ऑप्शन है। हमें न्यू कैपिटल रेस करनी है, मान लो जैसे ये 80 है, 20 लाख की न्यू कैपिटल रेस करनी है। अब उसके लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास, कि या तो 100% इक्विटी से कर लें, या फिर 50% इक्विटी 50% डेट से कर लें, या फिर 50% इक्विटी 50% प्रेफरेंस से कर लें। ऐसा क्वेश्चन ने कहा होगा, मतलब मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? मैंने आपको ये कह दिया कि अगर आप ऑलरेडी, हमारे पास कुछ कैपिटल पहले से है, कुछ कैपिटल हम नई रेस करेंगे, कुछ कैपिटल हमारे पास पहले से है, कुछ कैपिटल हम नई रेस करेंगे। तो जो कैपिटल हमारे पास पहले से है बेटा, उस पर जो इंटरेस्ट जाना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस पैसे पे जो इंटरेस्ट जाना है वो तो हर केस में जाएगा ना। अब मैं फ्यूचर में इक्विटी रेस करूं, डेट रेस करूं, प्रेफरेंस करूं, कुछ भी करूं, ये वाला इंटरेस्ट तो हर केस में जाएगा। इसलिए जो ओल्ड इंटरेस्ट है वो तीनों केसेस में माइनस होगा। लेकिन जो नया इंटरेस्ट है, नया इंटरेस्ट डेट पे जो है, ये जो 10 लाख की डेट नई रेज हो रही है, वो सिर्फ सेकंड वाले केस में माइनस होगा, बाकी दोनों में नहीं होगा। ऐसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड ओल्ड वाला तीनों केसेस में माइनस होगा, लेकिन नया वाला प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ लास्ट वाले केस में माइनस होगा जिसमें प्रेफरेंस रेज हुआ है। बोलिए, बोलिए, मेरी बातें समझ आ गई आपको, मैंने क्या कहा? अब आपने EAT में से प्रेफरेंस माइनस कर दिया, ओल्ड और न्यू, EIS आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स क्यों चेंज होंगे? देखो पहले हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे, पर जब यहाँ पे हम इक्विटी 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 रेस करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे थोड़े, तो वो बढ़ा देने हैं, जैसे जो भी हो जाएंगे क्वेश्चन को देखकर। हो सकता है 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, जो भी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे हम वो लिख देंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें 3 अलग अलग स्टेटमेंट बनानी है। तीनों स्टेटमेंट में EPS निकाल लेना है। EPS जिस केस में हाईएस्ट आएगा उसे सिलेक्ट कर लेना है, और अगर EPS जो है वो हाईएस्ट मान लेते हैं, उसके साथ साथ अगर हमें PE रेशो भी दे दे तो PE रेशो मल्टीप्लाई कर देनी है, और हमें MPS निकाल लेना है। और MPS जिस केस का ज़्यादा है, जिस केस का MPS सबसे ज़्यादा है, उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि PE रेशियो और EPS को मल्टीप्लाई करो तो MPS आता है, EPS और PE रेशियो को मल्टीप्लाई करो तो MPS आ जाता है, ये याद रखना। अच्छा, अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो EBIT है, ये नया वाला EBIT कैसे डिसाइड होता है? सर ये बताओ, नया वाला EBIT कैसे डिसाइड होता है? देखिए, आपको पहले क्या करना है, पहले आप ये देखो कि आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी। मान लो कि आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जिस्टिंग कैपिटल थी 10,000 इक्विटी शेयर 10 लाख रुपए के, रिजर्व्स एंड सरप्लस 12 लाख की, और 10% डिबेंचर्स थे 8 लाख के, तो टोटल पैसा था 30 लाख। तो आप ये देखो कि पहले आपके पास कितना पैसा था, 30 लाख। अब उस 30 लाख से आप कितना कमाते थे? देखिए 30 लाख से आप कमाते थे 6 लाख। तो आपकी पहले की ROI कितनी थी? ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो आप पहले 6 लाख कमाते थे 30 लाख लगाकर, आप पहले 6 लाख कमाते थे 30 लाख लगाकर, तो आप 20% कमाते थे। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आने वाले समय में भी आप 20% ही कमाओगे। मतलब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे भी आप 20% ही कमाओगे। तो अगर आपकी टोटल कैपिटल 10 लाख बढ़ रही है, मानो आपकी पुरानी कैपिटल थी 30 लाख और अब अपनी टोटल कैपिटल को 10 लाख बढ़ा रहे हो, तो आपकी अब टोटल कैपिटल 40 लाख हो जाएगी। अगर अब आपकी टोटल कैपिटल 40 लाख हो जाएगी तो उस 40 लाख पे भी आप 20% ही कमाओगे, उस 40 लाख पे भी आप 20% ही कमाओगे। तो इसका मतलब आपका न्यू EBIT 8 लाख रुपए का हो जाएगा। इसका मतलब आपका न्यू EBIT 8 लाख रुपए का हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ आ गई? क्यों? क्योंकि पहले आप 30 लाख लगा के 6 लाख कमाते थे, अब आप 40 लाख लगाकर
8 लाख कमाओगे, क्योंकि परसेंटेज सेम रहती है। तो हम मान लेते हैं परसेंटेज सेम रहती है, यानी क्या स्टेप्स हैं, पहले पुरानी कैपिटल निकालो, पुरानी ROI का रेट निकालो, फिर नई टोटल कैपिटल निकालो, नई टोटल कैपिटल, टोटल मतलब कुल मिलाकर अब टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, और मतलब ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल एडिशनल कैपिटल को ऐड करके अब जो नई टोटल कैपिटल है उस पर ROI लगा के पता लग जाएगा कि नया EBIT कितना है। बहुत सुंदर तरीका है। ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन साइलेंट हो और क्वेश्चन ये ना बताए कि नई EBIT कितनी है, तो हमें गैस करना पड़ता है नई EBIT कितनी है, वरना नई EBIT, ध्यान दीजिएगा, वरना नई EBIT वही होगी जितनी पहले, मतलब अगर मान लो क्वेश्चन खुद ही कह दे कि पहले हम 6 लाख कमाते थे, हम 2 लाख एडिशनल कमाएंगे, तो 6 लाख प्लस 2 लाख यानी 8 लाख हो जाएंगे। ठीक है जी। अगला टॉपिक है इंडिफरेंस पॉइंट। ये अलग टॉपिक है। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास 2 प्लान्स हैं, ये वाला और ये वाला, अभी तीसरा नहीं है, मान लो 2 ही प्लान है। अब इन 2 प्लानों में कितनी EBIT हो कि EPS इक्वल आ जाए, कि दोनों का EPS इक्वल आ जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात, कितनी EBIT हो कि दोनों प्लान्स का EPS बराबर आ जाए। दोबारा बोलो, कितनी EBIT हो कि दोनों प्लान्स का EPS बराबर आ जाए, तो उसे कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है जी, सुनिए। तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि दोनों प्लान्स का EPS बराबर हो। अब दोनों प्लान का EPS कैसे आएगा, वही वाले फॉर्मूला से। ये EPS का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, कैसे, EBIT माइनस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट केस, 2 अलग अलग केस है ना, फर्स्ट केस का इंटरेस्ट, फर्स्ट केस की प्रेफरेंस डिविडेंड और फर्स्ट केस के नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे सेकंड केस का इंटरेस्ट, सेकंड केस की प्रेफरेंस डिविडेंड और सेकंड केस के नंबर ऑफ शेयर्स। तो बदलाव आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करके EBIT निकालो। ये जो EBIT आएगा यही इंडिफरेंस लेवल EBIT है। ये जो EBIT निकलेगा ना हमारे पास यहाँ पे, ये EBIT इंडिफरेंस लेवल का EBIT होता है। यानी इसका मतलब है कि इस EBIT को अगर मैं रखता हूँ तो दोनों प्लान्स का EPS बराबर आ जाएगा, यानी इतने EBIT पे दोनों प्लान्स का EPS बराबर आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ आई, मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बोलता हूँ, व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है कि सर कितना EBIT होना चाहिए कि दोनों प्लान्स का EPS बराबर आ जाए, कितना EBIT होना चाहिए कि दोनों प्लान्स का EPS बराबर आ जाए। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा? EPS बराबर लाने वाला EBIT, क्या कहा मैंने, दोबारा बोलो, EPS बराबर लाने वाला EBIT। मेरी बातें क्लियर है आपको? EPS बराबर लाने वाला EBIT। कूल मैन, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, तो इंडिफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 2 प्लान्स। 3 के लिए नहीं निकल सकता। अगर 3 के लिए निकालना है, अगर मान लो 3 प्लान्स हैं, तो आपको 3 पेयर बनाने पड़ेंगे, A का B के साथ, B का C के साथ और फिर A का C के साथ। 3 बारी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 3 बारी सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग करके। यहाँ तक की बातें समझ आ गई? यानी हमें वो EBIT निकालना है जिस EBIT पे EPS बराबर होता है, वो EBIT निकालना है जिस EBIT पे EPS बराबर होता है। और जब EBIT आ जाता है ना, फिर उस EBIT को इधर या इधर में से, लेफ्ट या राइट में से किसी एक में पुट करके इंडिफरेंस लेवल का EPS भी निकाल दिया करो। क्या कर लिया करो, लेफ्ट या राइट में पुट करके इंडिफरेंस लेवल का EPS भी निकाल दिया करो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये हम लिवरेजेस में भी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि कितने पैसे की ज़रूरत है कि EPS जीरो हो जाए, कितने EBIT की ज़रूरत है कि EPS जीरो हो जाए। तो बड़ा सिंपल है, इंटरेस्ट ले लो, प्रेफरेंस डिविडेंड अलॉन्ग विद टैक्स ले लो। याद करो, कितने बच्चों को याद है कि ये हमने लिवरेज चैप्टर में भी पढ़ा था। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊँ, आप लिखना मत, बस याद करना। याद करो, लिवरेज चैप्टर में हमने ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे पढ़े थे 3 बारी। याद करो, हमने ब्रेक इवन पॉइंट 3 बारी पढ़े थे। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। कितने बच्चों को याद आ रहा है, जल्दी बताओ। इधर हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देते हो तो यूनिट्स में आंसर आ जाता है, और अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू SP कर देते हो तो रुपीज़ में आंसर आ जाता है, और अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को PV रेशियो कर देते हो तो भी आंसर रुपीज़ में आ जाता है। कितने बच्चों को याद आएगी तीनों फॉर्मूलाज? सच सच बताना, अपना नाम लिख दो चैट पे कि इसे याद, इस बच्चे को याद आ चुके हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में मैंने कहा था कि खाली इंटरेस्ट आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, खाली फाइनेंशियल फिक्स्ड खर्चे आते हैं, और
कंबाइंड में मैंने क्या कहा था पता है, कि इसे उठाकर ऊपर इधर ऐड कर दो, इसे उठाकर ऊपर इधर ऐड कर दो, इसे उठाकर ऊपर इधर ऐड कर दो, तो 3 नए फॉर्मूले बन गए कि अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अलॉन्ग विथ टैक्स लिख दें और नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख दें तो आंसर यूनिट्स में आ जाएगा। और अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी लिख दें अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख दें इनटू एसपी लिख दें तो आंसर रुपीज़ में आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी होल अपॉन पीवी रेशियो, तो भी आंसर रुपीज़ में आ गया। यूनिट्स रुपीज़ रुपीज़। यहां तक की बातें क्लियर है बेटा? कितने बच्चों को ये बातें समझ आ गई, याद आ गया? याद आ रहा है ना? गुड, वेरी गुड। तो आई होप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी सबको याद आ गया। अब आगे देखते हैं। ये तो इंडिफरेंस लेवल के बारे में बात हो रही है। अच्छा, ये चित्र की बात हो रही है। चित्र की जगह ना लोअर और हायर चले जाएंगे, बेटर होता है। आजकल आईसीआई ऐसे आंसर करता है कि जैसे ईबीआईटी निकाल लिया हमने इंडिफरेंस लेवल का, तो उससे थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे जाके ईपीएस निकाल लो। जैसे अगर आपका इंडिफरेंस लेवल आ गया तो अब आप क्या करो, उस इंडिफरेंस लेवल से थोड़ा पीछे चले जाओ और थोड़ा आगे चले जाओ और ईपीएस निकाल कर देख लो कि कौन सा प्लान बेटर है। मतलब देखो, मेरी बात को समझना। अब मैं थोड़ी भारी बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखो, जो इंडिफरेंस लेवल होता है, जो इंडिफरेंस लेवल होता है वहाँ पे तो दोनों प्लान्स का आंसर बराबर होता है ना? दोनों प्लान्स का आंसर बराबर होता है क्योंकि वहाँ पे दोनों प्लान बराबर इंपॉर्टेंस है, बराबर ईपीएस दे रहे हैं। बट अगर उससे पीछे जाओ तो कौन सा प्लान अच्छा, उससे आगे जाओ तो कौन सा प्लान अच्छा, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए आईसीआई क्या करने लगा है आजकल, वो डायग्राम नहीं बनाता। डायग्राम वैसे उन्होंने अपनी बुक में एक जगह बनाया हुआ है, बट अपने आंसर में नहीं बनाया हुआ। उन्होंने अपने आंसर में क्या किया है, जैसे मानो कि आपका इंडिफरेंस लेवल ईबीआईटी आ गया, लेटेस्ट से एग्जाम्पल लेते हैं 14 लाख रुपए। आपका इंडिफरेंस लेवल ईबीआईटी आ गया 14 लाख, यानी आपको ये बात पता है कि 14 लाख पर दोनों प्लान्स का आंसर बराबर होगा। 14 लाख पे दोनों प्लान की ईपीएस बराबर होगी, ये पता है आपको? पता है हाँ या ना? जल्दी बोलो, ये पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना एक बार 14 लाख से थोड़ा कम वाला ईपीएस लो, मतलब ईबीआईटी लो। आप एक बार ईबीआईटी ले लो 13,80,000, चलो 20,000 कम कर लिए, और एक बार इससे 20,000 बढ़ा कर ले लो। 14 लाख में 20,000 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 14,20,000। यानी आपने क्या किया है बेटा, आपने मतलब 2 बार कैलकुलेशन करनी है, और 2 बारी में कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है? बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? बोलिए, क्लियर है? बोलिए, मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? परफेक्ट। चलिए, ये बात भी आपको समझ आ गई। 1380 एंड 1420 थम्स अप कर लेते हैं जी, बताइए। तो आपने क्या करना है, आपने कम ईबीआईटी लेकर और ज़्यादा ईबीआईटी लेकर दोबारा ईपीएस निकालना है। अब मानो कि यहाँ पे ईपीएस आ रहा है 4 रुपये, यहाँ पे ईपीएस आ रहा है 4.5 रुपीज़, है ना? तो आपको ये पता चल गया कि ईपीएस, अब देखो
मतलब दोनों प्लान्स पे लो, दोनों प्लान पे 1380 पे आपने कैलकुलेट किया प्लान 1 प्लान 2, मानो कि यहाँ पे 4.5 का ईपीएस आ रहा है, और दोनों प्लान का 1420 पे भी कैलकुलेट करो प्लान 1 प्लान 2 का, मानो कि यहाँ पे ईपीएस आ रहा है आपका लेटेस्ट से 6 रुपये और यहाँ पे आ रहा है 5.7 रुपीज़, तो ये प्लान बेटर है। इसका अर्थ क्या है, पहले इसके ना इंटरप्रिटेशन को देखो, बहुत सारे बच्चों को इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं समझ आती। इसका मतलब है, ध्यान से सुनो, अब मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा, मुझे पता है कि मैं थोड़ा धीमे पढ़ा रहा हूँ रिवीजन के हिसाब से, लेकिन ये इस कंसेप्ट में बहुत सारे बच्चे स्लिप करते हैं, इसलिए मुझे बताने दो, आराम से सुनो। मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों कि जो इंडिफरेंस लेवल ईबीआईटी है, जो इंडिफरेंस लेवल ईबीआईटी है, ठीक है, अगर हम उसके बारे में देखें तो यहां पर दोनों प्लान का ईपीएस बराबर आएगा, यानी 14 लाख पर दोनों प्लान्स का ईपीएस बराबर आएगा। अग्री? प्लान 1 का भी और प्लान 2 का भी दोनों का ईपीएस बराबर आएगा, करेक्ट? यानी इस लेवल पर दोनों प्लान्स का ईपीएस बराबर आएगा, करेक्ट? लेकिन अगर हम 14 लाख से थोड़ा पीछे चले जाते हैं और 14 लाख से थोड़ा आगे आ जाते हैं तो उस लेवल पे क्या होगा? तो देखो, अगर हम 14 लाख से थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो उस लेवल पे प्लान 2 बेटर है, और अगर हम 14 लाख से थोड़ा आगे चले जाते हैं तो वहाँ पे प्लान 1 बेटर है। यानी हम ये कहेंगे कि इस जोन में प्लान 2 इज़ बेटर। प्लान 2 को सिलेक्ट करो और यहाँ पे प्लान 1 को सिलेक्ट करो। मतलब समझे आप? यानी जो भी आपका इंडिफरेंस पॉइंट आएगा, आपने क्या करना है, आपने उस इंडिफरेंस पॉइंट से थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे जाके दोनों प्लान्स को दोबारा कैलकुलेट करना है। थोड़ा पीछे का ईबीआईटी लेके, थोड़ा आगे का ईबीआईटी लेके दोनों प्लान का आंसर दोबारा निकालना है। कितने बच्चों को समझ आ गया? जल्दी से मुझे बताओ, कितने बच्चों को समझ आ गई ये बात कि हमने क्या किया है? हमने देखो, इंडिफरेंस लेवल ईपीआईटी पे तो दोनों प्लान्स का ईपीएस बराबर आएगा, दोनों प्लान्स का ईपीएस बराबर आएगा। अग्री और डिसअग्री? अग्री। दोनों प्लान का ईपीएस बराबर आएगा। बोलिए, इतनी बातें समझ आ गई आपको? तो हमने क्या किया, हमने उससे थोड़ा कम वाले लेवल पे जाके ईपीएस निकाल दिया, उससे थोड़ा ज़्यादा वाले लेवल पे जाके ईपीएस निकाल दिया। बोलिए, मेरी बातें क्लियर हैं आपको? गुड, परफेक्ट परफेक्ट, ये बातें भी आपको समझ आ गई। अब आती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। ध्यान दीजिएगा, इनमें बहुत सारे बच्चे स्लिप करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसे स्किप भी करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेजरली 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में। एक एक करके समझते हैं। पहले मैं कॉमन बात बता दूं, ये सारी थ्योरीज इस बात को मानती हैं कि बिजनेस स्टार्ट इक्विटी से होता है और धीरे धीरे करके अपने कैपिटल में डेट को बढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें ना स्लिपरी हैं, ये खुद से आप रिवाइज नहीं कर पाओगे उतनी फोकस करके, इसलिए मुझे थोड़ा कराने दो, चाहे 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं। देखिए, पहली अप्रोच का नाम है NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। क्या अप्रोच का नाम है? नेट इनकम अप्रोच। इस अप्रोच में क्या कहा जाता है बेटे? इस अप्रोच में ये कहा जाता है कि देखो, ये ना प्रिमिटिव अप्रोच है। ये कहते थे कि डेट का रेट कभी चेंज नहीं होता, इक्विटी का रेट कभी चेंज नहीं होता, जबकि गलत है भाई। जब आप ज़्यादा डेट उठाओगे तो इक्विटी का रेट भी चेंज होगा, डेट का भी रेट चेंज होगा, मेरा मानना है, क्योंकि दोनों का रिस्क बढ़ेगा। जब रिस्क बढ़ेगा तो दोनों का रेट बढ़ेगा। लेकिन ये प्लान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों का रिस्क नहीं बढ़ेगा। ये प्लान कहता है कि जैसे जैसे आप लिवरेज बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप लिवरेज बढ़ाओगे, वैसे वैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेट का रेट कांस्टेंट रहता है, इक्विटी का रेट कांस्टेंट रहता है, और केओ का रेट फॉल हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके हम डेट बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके हम अपने कैपिटल में डेट बढ़ा रहे हैं, यानी उधार बढ़ा रहे हैं, और हम इक्विटी कम कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझो, सस्ता वाला पैसा बढ़ा रहे हैं और महंगा वाला पैसा घटा रहे हैं। मतलब अगर मैं चाय वाला एग्जांपल देता हूँ कई बारी क्लास में, कि अगर मैं चाय बनाते हुए पानी ज़्यादा करता जाऊँ और मिल्क कम करता जाऊँ तो चाय सस्ती बनती जाएगी। दोबारा सुनो,
अगर मैं चाय बनाते हुए पहले प्योर मिल्क से चाय बनाता था, पर अगर मैं धीरे धीरे करके मिल्क कम करता जाऊं और पानी बढ़ाता जाऊं तो मेरी चाय सस्ती बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा चाय इसीलिए सस्ती बनती जाएगी क्योंकि जब हम और चाय बनाएंगे तो उसमें पानी ज़्यादा डल रहा होगा, मिल्क कम डल रहा होगा, महंगी चीज़ कम डल रही होगी, सस्ती चीज़ ज़्यादा डल रही होगी। यानी जब हम धीरे धीरे करके अपनी लिवरेज बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके हम अपनी लिवरेज बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं अपनी डेट को। किसको? अपनी डेट को। ठीक है जी। जब हम अपनी डेट को इंक्रीज करते हैं तो ऐसे केस में के डी कॉन्स्टेंट रहता है, के ई कॉन्स्टेंट रहता है और के ओ फॉल करता है। क्या कहा मैंने? के डी कॉन्स्टेंट रहता है, के ई कॉन्स्टेंट रहता है और के ओ फॉल कर जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब वहीं पर अगर हम इस अप्रोच में अगर हम देखें कि के ओ फॉल कर रहा है, अगर के ओ फॉल कर रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल कर रही है, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल कर रही है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। क्योंकि पता है क्या होता है, फर्म को अगर कैपिटल सस्ते में मिले, बोलो मेरे साथ, अगर फर्म को कैपिटल कम पैसे पे मिले तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा वैल्यू ऑफ फर्म का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला देखो, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है इक्विटी की कमाई अपॉन इक्विटी का रेट। वैल्यू ऑफ डेट हमेशा गिवन होती है ज़्यादातर, क्योंकि जो डेट डिवेंचर जितने के होंगे वही वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ फर्म होती है यूजुअली टोटल कमाई अपॉन के ओ, टोटल कितनी कमाई है फर्म की और अपॉन टोटल के ओ कितना है। यूजुअली ये फॉर्मूला यूज़ होता है वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है तो आप मेरी बात समझ जाओगे। अगर मैं कहूँ कि के ओ में और वैल्यू ऑफ फर्म में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होने का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि के ओ घट रहा है, के ओ घट रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही होगी, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही होगी। इसीलिए हम यहाँ पे ये कहते हैं एन आई अप्रोच में के डी कॉन्स्टेंट, के ई कॉन्स्टेंट, के ओ फॉल्स। अब के ओ फॉल्स इसलिए वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे आप लिवरेज बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप अपनी कैपिटल के अंदर उधारी बढ़ाओगे, आपको वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती हुई दिखेगी। ऐसा कहा एन आई अप्रोच ने। लेकिन एन ओ आई अप्रोच ने इसे मना किया, इसने कहा ये गलत है। क्यों? एन ओ आई अप्रोच ने कहा कि देखो दोस्त, आप ये कह रहे हो कि जैसे हम डेट बढ़ाएंगे, लिवरेज बढ़ाएंगे, तो भी के ई नहीं बढ़ेगा। अरे के ई बढ़ेगा, के ई का रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि के ई को अंत में पैसा मिलता है। अब के ई कहेगा अगर मेरी कंपनी में ज़्यादा डेट है तो इक्विटी को अंत में पैसा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, इक्विटी के पास प्रॉफिट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए इक्विटी को डर लगता है। अगर इक्विटी को डर लगता है तो इक्विटी का रेट बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे लिवरेज बढ़ेगी, लिवरेज बढ़ने का मतलब है कि अगर हम अपनी कैपिटल में डेट का हिस्सा बढ़ाएंगे, डेट की परसेंटेज बढ़ाएंगे, अगर हम अपनी कैपिटल में डेट का हिस्सा बढ़ाएंगे तो इक्विटी का रेट बढ़ने लगेगा, डेट का रेट कांस्टेंट रहेगा। इक्विटी का रेट बढ़ने लगेगा, डेट का रेट कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ, अगर मैं सस्ती चीज़ ज़्यादा डालूं लेकिन महंगी चीज़ और महंगी हो जाए, मतलब मैं चाय बनाते हुए पानी डाल रहा हूँ ज़्यादा लेकिन दूध महंगा हो गया, तो इसका मतलब मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम नहीं होगी, अब मेरी ओवरऑल कॉस्ट बराबर रहेगी। अब मेरी ओवरऑल कॉस्ट बराबर रहेगी, यानी के ओ विल रिमेन कांस्टेंट, के ओ विल रिमेन कांस्टेंट। तो एन ओ आई अप्रोच ये कहती है कि के ओ विल रिमेन कांस्टेंट, के ओ बराबर रहेगा। बराबर रहने का मतलब है वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी या घटेगी नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी, ये मतलब है इसका। ठीक है जी। फिर आई ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा कि देखो दोनों ही गलत हैं। अगर आप डेट बढ़ाओगे, अगर आप लिवरेज बढ़ाओगे, अगर आप उधार बढ़ाओगे, अगर आप रिस्क बढ़ाओगे तो दोनों का रिस्क बढ़ेगा। यानी के डी भी थोड़ी देर बाद बढ़ने लगेगा, के ई भी थोड़ी देर बाद देखो इसने कहा था दोनों ही नहीं बढ़ेंगे, इसने कहा ना के डी बढ़ेगा ना के ई बढ़ेगा, इसने कहा के डी नहीं बढ़ेगा के ई बढ़ेगा, इसने कहा दोनों ही बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। इसने क्या कहा कि के डी भी बढ़ेगा थोड़ी देर बाद, के ई भी बढ़ेगा थोड़ी देर बाद। यानी के ओ जो है, जब तक जैसे ये दोनों कांस्टेंट थे तो के ओ फॉल हो रहा था, वैसे ही जब तक ये दोनों कांस्टेंट होंगे शुरू में तब तक के ओ फॉल करेगा। यानी इनिशियल पार्ट में के ओ थोड़ी देर फॉल करेगा और थोड़ी देर फॉल करने के बाद मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद, यानी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे आने के बाद के ओ बढ़ने लगेगा। मतलब ये जो अप्रोच है ये एक तरीके से इन दोनों को मिक्स कर दिया उसने। और इसने क्या कहा, दोबारा सुनो, इसने कहा कि के डी भी बढ़ेगा, के ई भी बढ़ेगा, के ओ पहले फॉल करेगा बाद में बढ़ने लगेगा। यानी शुरू में वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, शुरू में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब के ओ फॉल होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। अभी तो मैंने आपको बताया कि के ओ और वैल्यू ऑफ फर्म इन्वर्सली रिलेटेड है। इन्वर्सली रिलेटेड मतलब उल्टे रिलेशन है। मतलब अगर के ओ बढ़ेगा
तो वैल्यू ऑफ फर्म घटेगी। अगर KO बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म घटेगी। ये बात समझ आ गई आपको? यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे हम लिवरेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम उधार बढ़ाएंगे अपनी कैपिटल में, हमारे पास KD भी बढ़ेगा, KE भी बढ़ेगा थोड़ी देर में, KO पहले फॉल करेगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे पहुंचने के बाद बढ़ने लग जाएगा। ठीक है जी, यानी वैल्यू ऑफ फर्म शुरू में राइज करेगी और बाद में वैल्यू ऑफ फर्म फॉल करेगी। ये ऑप्टिमम पॉइंट होगा। ऑप्टिमम पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट पे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पे हमें बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर आती है MM अप्रोच विदाउट टैक्स। MM अप्रोच विदाउट टैक्स बिल्कुल NOI अप्रोच की कॉपी है। MM अप्रोच विदाउट टैक्स कुछ नहीं है, इसी की कॉपी है, बस इसी को उठा लो और कुछ मत करो। ठीक है, अब बात करते हैं MM अप्रोच विद टैक्स की। विद टैक्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। विद टैक्स में ये कहा जाता है कि देखो जब आप टैक्स लोगे, अगर हमारे बिजनेस में टैक्स है और हम डेट बढ़ाएंगे तो डेट बढ़ाने से इंटरेस्ट से टैक्स बचेगा। भाई अगर टैक्स है और हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट पे टैक्स बचेगा, इंटरेस्ट पे टैक्स बचेगा। इसीलिए जो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? अब आप मुझसे पूछो कि जो लिवर्ड फर्म होती है, लिवर्ड फर्म मतलब जिस फर्म के पास डेट है, और अनलिवर्ड फर्म मतलब जिसके पास डेट नहीं है। तो जो लिवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू अनलिवर्ड फर्म से ज़्यादा क्यों है? मैं रिपीट करता हूँ, लिवर्ड फर्म की वैल्यू अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू से ज़्यादा क्यों है? ठीक है जी, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, मेरी बातें आप समझे मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बोलता हूं, अर्थ यह है कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जितनी डेट है उस पे जो टैक्स रेट है, मैं रिपीट करता हूं, डेट पे जो टैक्स रेट है उतना पैसा आप ऐड कर देंगे, उतना पैसा आप ऐड कर देंगे। मेरी बात समझे आप? मैंने क्या कहा? क्यों? क्योंकि डेट पे टैक्स रेट मल्टीप्लाई करो उतनी टैक्स सेविंग आएगी टोटल में। ये टैक्स सेविंग ऑन डेट है बेसिकली। तो जो टैक्स सेविंग ऑन डेट है वो लिवर्ड फर्म को मिल रही होगी, अनलिवर्ड फर्म को नहीं मिल रही होगी। इसलिए अनलिवर्ड फर्म में टैक्स सेविंग ऑन डेट को ऐड कर दो तो आपके पास वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म आ जाएगी, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। ऐसे ही अर्निंग ऑफ लिवर्ड फर्म क्या होगी? अर्निंग ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट पे टैक्स रेट, मतलब इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग। इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग ऐड करोगे तो अर्निंग आ जाएगी, और पूरी डेट का टैक्स सेविंग ऐड करो, मतलब करोगे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो लिवर्ड फर्म की पूरी वैल्यू ही चेंज आ जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म कितनी अधिक होगी अनलिवर्ड फर्म से? जितनी डेट पे टैक्स बचेगा, जितना डेट पे टैक्स रेट होगा। ठीक है जी, ये इनके फॉर्मूलाज के स्टेप्स हैं। बस इतना समझा देता हूँ मैं आपको कि बेटा NI अप्रोच में और NOI अप्रोच में ना ध्यान रखना कि गिवन क्या होता है। NI अप्रोच में आपको नेट इनकम पे पहुँचने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, क्योंकि NI अप्रोच में जब आप क्वेश्चन करोगे तो पहले आप नेट इनकम पे पहुँचोगे, ES पे, फिर ES को KE से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे, फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी को वैल्यू ऑफ डेट के साथ ऐड करके वैल्यू ऑफ फर्म निकालोगे, फिर वैल्यू ऑफ फर्म को यहाँ रख के EBIT को यहाँ रख के KO डिराइव करोगे। मतलब बेसिकली KE गिवन होगा, KO मांगा होगा। इन क्वेश्चनों में KE गिवन होगा, KO मांगा होगा, और इन क्वेश्चनों में KO गिवन होगा, KE एंड में मांगा होगा, एंड में KE निकालना होगा। मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा, तब उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है ना? पहले मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले ना मुझे 2-4 क्वेश्चन करा देने चाहिए। टू मच ऑफ थ्योरी भी आपको परेशान कर सकती है। आइए हम पहले अलग अलग टाइप के 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, देखिए एक बेसिक क्वेश्चन से बातचीत पढ़नी स्टार्ट करते हैं। आइए, भास्कर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड हैव इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो हैव मतलब ये पैसा उनके पास ऑलरेडी है, ये उनके पास ऑलरेडी है। आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करना है ना। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूशन नंबर 1 में आपके पास करेंट कैपिटल कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, तो आप कहोगे इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000 शेयर्स होंगे।
₹10 वाले, तभी तो 5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। देखो कैसे, सुनो। यानी हमारे पास क्वेश्चन कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 लाख की है, ₹5 लाख, रुपीज़ मतलब मल्टीप्लाई हो चुका है इसमें प्राइस, और फेस वैल्यू 100 है। ओहो 100 है तो 5000 शेयर्स होंगे। मैंने तो अगर मैं इधर 100 कर दूंगा तो यहाँ पे 5000 शेयर्स आ जाएंगे, फिर 50,000 नहीं आएंगे, सिर्फ 5000 शेयर्स आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सर हमें? बिल्कुल आ गई। आगे बताओ। टू मीट द एक्सपेंशन, अब हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं। द कंपनी विशेज टू रेज 3 लाख एंड इज हैविंग द फॉलोइंग 4 ऑल्टरनेटिव। हमें 3 लाख रुपए और उठाने मार्केट से, यानी पहले हमारे पास 5 लाख थे और अब हमें एडिशनल कैपिटल कितनी चाहिए आप मुझे बताइए। ये सब वर्किंग नोट है बेटे। हमें एडिशनल कैपिटल कितनी चाहिए? हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए 3 लाख रुपए की, और ये 3 लाख रुपए निकालने के लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं। ठीक है, 4 रास्ते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 रास्ते हैं? फुल मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, पूरा पैसा इक्विटी शेयर्स से उठा लो। ठीक है जी। अच्छा, अगर वो इक्विटी शेयर्स का प्राइस नहीं देता तो हम 100 रुपये मान लेंगे। बेटा अगर वो हमें इक्विटी शेयर्स का प्राइस नहीं देता तो क्योंकि उसने पहले फेस वैल्यू 100 बोली हुई है तो हम 100 ही मान लेंगे, मानेंगे फेस वैल्यू पे इशू होता है, क्योंकि उसने प्राइस नहीं बताया इशू का। तो पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता है इक्विटी। तो यानी आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? अगर आप 3 लाख रुपए की इक्विटी बेचोगे तो डिवाइड बाय 100 करके आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे नए। कितने? 1000 नहीं, 100 रुपये का था तो 3000, 100 रुपये का शेयर था तो 3000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। ये हो गया पहला केस। अब आइए ज़रा सेकंड केस पे। देखिए प्लान ए समझ आ गया, अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो खाली इनिशियल लिखा है। प्लान बी, टू हैव 1 लाख रुपी फ्रॉम इक्विटी एंड 2 लाख फ्रॉम द बोरविंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10%। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं कि इक्विटी से 1 लाख रुपया और कितने परसेंट वाली डेट है? 10% वाली डेट, 10% बोरविंग 2 लाख की, बोरविंग 2 लाख की। तो यानी अब आपको नए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने पड़े होंगे? 1000 शेयर्स प्लस बोरविंग 2 लाख रुपए की, जिसपे 20,000 का इंटरेस्ट भी जाएगा आने वाले समय में। यहां तक समझ आ रहा है आस्था? आपने बेटा इसमें ना नंबर ऑफ शेयर्स ठीक से कंप्यूट करो बेटा, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आएंगे फिर आपके भी। अब वो कहता है कि या तो भैया फुल मनी फ्रॉम बोरविंग एट द रेट ऑफ 10%, प्लान बी, प्लान सी। ये प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। यानी 3 लाख रुपए की डेट, पूरी की पूरी डेट, वो भी 10% इंटरेस्ट रेट। ये हो गया हमारा प्लान नंबर सी। और हमारा प्लान डी क्या है? हमारा प्लान डी है कि 1 लाख रुपया इक्विटी से उठाओ, 2 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से उठाओ 8%। ठीक है, यानी इक्विटी 1 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 2 लाख, वो भी 8% इंटरेस्ट। और इसे अगर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, मतलब रुपीस कर दो, तो आपको पता लग जाएगा आपने 1000 शेयर्स इशू करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आ गई। हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल में सिर्फ इक्विटी है और कुछ है ही नहीं। अभी तक हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल में सिर्फ इक्विटी है और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, A B C D। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अर्निंग ऑफ 1,50,000। अब एक बात हो, उसने खुद ही अर्निंग दे दी तो क्या हमें अर्निंग निकालने की ज़रूरत है? हमें अर्निंग निकालने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं है। क्यों? अगर क्वेश्चन आपको खुद अर्निंग दे रहा है तो उसकी बस रिस्पेक्ट करो। और हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 50%। ठीक है जी। तो हमने अपनी कैपिटल कैसे लिखी? देखिए, हमने अपनी कैपिटल ऐसे प्रेजेंट करी प्लान ABCD में। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 8 लाख। 8 लाख कैसे हो गई? 5 लाख पहले के थे, 3 लाख नए आए। यहाँ पे हो गई 6 लाख। क्यों? 5 लाख पहले के थे, 1 लाख नए आए। ये देखो, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख प्लस 3 लाख तो 8 लाख हो गई। प्लान बी में क्या हो गया? 5 लाख प्लस 1 लाख यानी 6 लाख हो गई।
यहाँ पे क्या हो गई 5 लाख प्लस, देखो इक्विटी 5 लाख ही रहेगी यहाँ, क्यों? क्योंकि ये तो डेट है। और यहाँ पे इक्विटी हो गई 5 लाख प्लस 1 लाख यानी 6 लाख। तो हमने पहले सभी की इक्विटी लिख दी, फिर प्रेफरेंस लिख दी कि यहाँ पे प्रेफरेंस आ रही है, फिर यहाँ पे बोरविंग लिख दी, यहाँ पे 2 लाख की बोरविंग है, यहाँ 3 लाख की बोरविंग है। हमने पहले कैपिटल को एक्सप्लेन किया। यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई सबको कि कैपिटल 8 लाख की कैसे कंप्राइज हुई है? आप सभी को कैपिटल की कंप्राइजिंग समझ आ गई कि कैपिटल कैसे कैसे बनी है? ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें EBIT पता है, EBIT पता है 1.5 लाख की हर एक केस में, तो लिख दिया। फिर पहले माइनस होगा इंटरेस्ट। अब देखो इस केस में तो डेट है ही नहीं, इस केस में 2 लाख की डेट है। 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितना होता है जी? 20,000। तो यहाँ 20,000 माइनस हो गया, यहाँ 30,000 माइनस हो गया, यहाँ नहीं हुआ क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट नहीं था वहाँ माइनस नहीं हुआ, ये इंटरेस्ट माइनस हो गया। इंटरेस्ट माइनस करके EBT पे आ गए, EBT में से हमने 50% टैक्स माइनस कर दिया, ये तो आसान था, टैक्स माइनस कर दिया। अब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे माइनस होता है? खाली इस केस में माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। क्यों? लास्ट केस में, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर और कहीं है ही नहीं। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है ही सिर्फ आखिरी में। तो प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के थे, 8% प्रेफरेंस डिविडेंड था, 2 लाख का 8% 16,000 होता है। तो ये 16,000 का हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया। अब इसे माइनस करने के बाद आ गई EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सही नंबर ऑफ शेयर्स से करो। क्यों? जहाँ 8 लाख की इक्विटी थी यानी 8,000 शेयर्स थे, जहाँ 6 लाख की इक्विटी थी यानी 6,000 शेयर्स थे, जहाँ 5 लाख की इक्विटी थी यानी 5,000 शेयर्स थे, जहाँ 6 लाख की इक्विटी थी यानी 6,000 शेयर्स थे। इन्हें डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब EPS आ गया। EPS हाईएस्ट कहाँ पे है? EPS हाईएस्ट यहाँ पे है, तो ये हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए। तो प्लान C हाईएस्ट EPS दे रहा है, इसलिए इसे सिलेक्ट कर लो। आई होप काफ़ी आसान लगा होगा और स्मूथ तरीके से समझ आ गया होगा। जल्दी से एक बारी मुझे सब लोग रिस्पॉन्ड कर दो, क्या आप सभी लोगों को यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई है? प्लीज़ मुझे इतना बताओ। मुझे पता है ये क्वेश्चन आसान है, बट आई स्टिल नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी। प्लीज़ लेट मी नो, क्या आप सभी को यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई है? ईजी है ये बात, है ना? आइए हम धीरे धीरे करके ना थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें EBIT हमें निकालना हो, जिसमें EBIT हमें निकालना हो। ठीक है जी। एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। मैंने पढ़ा नहीं है पहले, बट अभी आपके साथ साथ ही पढ़ूंगा। है पुराना क्वेश्चन, लेकिन आइए करके देखते हैं। देखिए क्या कहता है, कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 7 लाख पर एनम आफ्टर मीटिंग इट्स इंटरेस्ट लायबिलिटी। देखो ये जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन का, ध्यान देना, मेरी बात को समझिए। क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट गिवन है 7 लाख का, ये कब गिवन है? ये गिवन है आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख। यानी क्वेश्चन ने आपको अर्निंग बिफोर टैक्स दे रखी है। क्यों? आप सोच के देखो, ये अर्निंग बिफोर टैक्स दे रखी है। कैसे पता मुझे कि ये अर्निंग बिफोर टैक्स होगी? सोच कर बोलना, इधर समझो। अगर मैं आपको ये कहूं बेटा कि EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स बचती है 7 लाख। क्या ये बात आपको समझ आ गई? क्योंकि क्वेश्चन ने ये बात बोली है आपको कि भाई हम प्रॉफिट कमाते हैं 7 लाख का आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद वाला प्रॉफिट 7 लाख है। यानी हमारी EBIT कितनी होगी? ज़रूर 8 लाख होगी। ये बात तो आपको समझ आ गई कि एग्जिस्टिंग EBIT 8 लाख की है। ठीक है। द नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर 1 लाख एंड रिटेन्ड अर्निंग इज 20 लाख। आइए मेरे साथ साथ समझना स्टार्ट करिए कि हमारी करेंट कैपिटल कितनी है। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। अभी आप ये बताओ कि करेंट सिचुएशन कितनी है। अभी तो आप ये बताओ कि आपकी करेंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, देखिए आप मुझे बताइए कि आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। आप ये कह रहे हैं कि मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपये का एक शेयर, 1 लाख शेयर्स।
1 लाख शेयर, 10 रुपये का एक शेयर, तो यानी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग है 20 लाख रुपए की, रिटेन्ड अर्निंग है 20 लाख रुपए की। और हमारी एग्जिस्टिंग डेट कितने की है? 10% वाली डेट भी हमारी 10 लाख रुपए की होगी। कैसे पता लगा कि 10 लाख की डेट है? क्योंकि बेटा मुझे ना इंटरेस्ट का अमाउंट पता था। सोच कर देखना कि मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट पता था। कैसे पता था? क्वेश्चन ने आपको ये बात बोल दी थी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने ये आपको बात बोल दी थी कि हमारा इंटरेस्ट जाता है 1 लाख रुपया। इधर पढ़ो कि हमारा इंटरेस्ट जाता है 1 लाख रुपया 10% वाले डिवेंचर्स पे। तो यानी हमारे डिवेंचर्स अगर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, वो भी 10% के रेट पे, तो डिवेंचर्स की वैल्यू ज़रूर 10 लाख होगी। ये बात सबको समझ आ गई? जल्दी रिस्पॉन्ड करो, कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? तो हमारी अभी की टोटल कैपिटल कितनी है? 40 लाख। और हमारी अभी की EBIT कितनी है? करेंट सिचुएशन में हमारी 40 लाख की टोटल कैपिटल है, ठीक है। और हमारी EBIT कितनी है? हमारी EBIT अभी है 7 लाख प्लस 1 लाख, 7 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 8 लाख। यानी हमारी EBIT है अभी की 8 लाख। तो आप मुझे ये भी बता दो कि हमारी अभी की ROI कितनी है? करेंट ROI कितनी है? ROI आ जाएगी EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड से। यानी अभी हम 8 लाख कमाते हैं 40 लाख लगाकर, यानी अभी हमारी EBIT 20% ROI कमा रहे हैं। यानी जितना पैसा लगाते हैं उसका 20% कमा लेते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं आपको? आप मुझे ज़रा जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को ये दोनों बातें समझ आ गई, ताकि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाए? कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया कि हाँ सर? अच्छा एक बात बताओ, हम ये कर क्यों रहे हैं? ये बात भी समझ आई? पर्पस समझ आ रहा है हम क्यों कर क्यों रहे हैं इसे? आप मुझे सच सच बताओ, आपको पर्पस समझ आ रहा है कि हम ये निकाल क्यों रहे हैं? सर ये आप इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि आने वाले समय में जब आप कैपिटल को और एम्प्लॉय करोगे और कैपिटल बढ़ाओगे, पैसा और लगाओगे, तो उस वक्त जब आप नया पैसा लगाओगे तब आपकी टोटल जो कैपिटल होगी उस पर आप कितनी कमाई कर सकते हो आपको पता लगे। यानी फ्रेश कैपिटल रेज होने के बाद वाला EBIT निकालना होता है, फ्रेश कैपिटल नहीं, ठीक है जी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है EBIT नहीं समझ आया। देखो इंग्लिश है बेटा, ये तो सिंपल, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने कि अगर वो कहता है कि मैंने प्रॉफिट कमाया है 7 लाख रुपए का, इंटरेस्ट देने के बाद 1 लाख, तो इंटरेस्ट देने के बाद अगर मैंने 7 लाख का प्रॉफिट कमाया है तो इंटरेस्ट से पहले वाला प्रॉफिट कितना होगा? 8 लाख होगा। गुड, यहाँ तक की बातें बच्चे कह रहे हैं समझ आ गई। आगे पढ़ते हैं। अब कंपनी प्रपोजल कर रही है नए पैसे के लिए। अब वो कहता है देखो, द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एन एक्सपेंशन स्कीम फॉर विच द सम ऑफ 10 लाख इज रिक्वायर्ड। यानी हमें एडिशनल फंड्स, ये तो करेंट सिचुएशन है, हमें एडिशनल फंड्स कितने चाहिए? एडिशनल फंड्स हमें चाहिए 10 लाख रुपए के, ठीक है जी। अब ये कैसे आएंगे, यही हमारा सवाल होता है कि ये जो एडिशनल फंड्स हैं 10 लाख रुपए के, ये कैसे आएंगे? आइए पढ़ते हैं। इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपेंशन द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट। यानी वो कह रहा है बाद में भी हम सेम ROI कमा सकते हैं। तो भाई पहले पुरानी ROI निकालो, तभी तो सेम ROI रखोगे। इसीलिए तो हमने पुरानी ROI निकाल ली। हमें अब पुरानी ROI पता है कि पुरानी ROI 20% है, यानी फ्यूचर की ROI भी 20% होगी। अब अगर पुरानी ROI 20% है तो फ्यूचर की ROI भी 20% होगी। It is anticipated that after expansion, the company will be able to achieve the same return on investment as at present. The funds required for expansion can be raised either through debt at 12% or by equity at par. Equity share par पे बिकेंगे, याद रखना। यानी अगर हम डेट उठाते हैं या फिर हम इक्विटी उठाते हैं, मतलब हमें जो 10 लाख रुपए चाहिए वो या तो डेट से आएंगे या फिर इक्विटी से आएंगे। मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? वो ये कह रहा है कि जो हमें 10 लाख रुपए नए रेस करने हैं, हमें नया 10 लाख रुपया चाहिए। वो 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा? वो 10 लाख रुपया या तो डेट से आएगा या तो इक्विटी से आएगा, ठीक है? ठीक है जी। अब अगर डेट से आएगा तो 12% की डेट से आएगा, 10 नहीं 12% की डेट, मतलब डेट 12% वाली लानी उठानी पड़ेगी। और इक्विटी आएगी तो पार पे आएगी। यानी कितने शेयर होंगे एक बात बताना? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपये, 10 रुपये का शेयर था ना, तो 1 लाख शेयर और इशू करने पड़ेंगे। या फिर 12% का डेट, 12% की डेट 10 लाख रुपए की,
ये दो ऑप्शन है हमारे पास कि या तो नया 10 लाख रुपया 1 लाख इक्विटी शेयर बेच के ले आओ, या फिर 10 लाख रुपया डेट से उठा लो 12% वाली। वो भी कितने परसेंट वाली? वो भी 12% वाली, याद रखिएगा 12% वाली। ठीक है जी। अब मेरी एक बात का जवाब दो। पहले ये बताओ कि हमारा नया ईबीआईटी कितना होगा? नया ये सब वर्किंग नोट चल रहा है अभी, ये सब वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये सब वर्किंग नोट नंबर 2 था। अब वर्किंग नोट नंबर 3 निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 होगा नया ईबीआईटी निकालना। बताइए, आप मुझे बताइए ओल्ड कैपिटल कितनी थी? आप बोलोगे कि सर हमारी ओल्ड कैपिटल थी 40 लाख, प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी है? आप जल्दी बताओ मुझे कि हमारी एडिशनल कैपिटल कितनी है। तो आप बोलोगे एडिशनल कैपिटल है 10 लाख। तो हमें यहाँ तक की बात समझ आई? अगर ये मेरी ओल्ड कैपिटल थी, ये मेरी एडिशनल कैपिटल है, तो दोनों को ऐड करके टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल न्यू कैपिटल हो जाएगी 50 लाख रुपए। ठीक है जी, टोटल न्यू कैपिटल हो जाएगी 50 लाख रुपए। तो न्यू ईबीआईटी कितना हो जाएगा? न्यू ईबीआईटी हो जाएगा 50 लाख रुपए का 20%, यानी कि 10 लाख रुपए। मतलब हमारा न्यू ईबीआईटी हो जाएगा 10 लाख रुपए। मेरी बातें समझ आ गई आपको सबको? बढ़िया। अब हम, उसने क्या पूछा है? उसने बोला है कंप्यूट ईपीएस, दोनों केसेस का ईपीएस निकालो, और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? एडवाइस भी करो। यानी हमें ईपीएस भी निकालना है और एडवाइस भी करनी है। आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ तक तो क्लियर है? कंप्यूट ईपीएस इफ द एडिशनल फंड्स वर रिक्वायर्ड बाय डेट और बाय इक्विटी। आइए अब हम मेन सॉल्यूशन पे आते हैं, अपने आंसर के मेन। अभी तक तो वर्किंग नोट कर रहे थे ना। मेन सॉल्यूशन 3, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान दीजिए बेटे, कैलकुलेशन ऑफ, आप करिए ईपीएस, जो हमें चाहिए बेसिकली। मैं ना जानबूझ के 3 बारी सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे ज़रूरत 2 बारी की ही है, बट मैं 3 बारी सॉल्व करके आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ, कंपैरिजन भी हो जाएगा। सर क्यों 3 बारी कर रहे हो? मैं आपको समझाता हूँ। एक अभी हम करेंगे एग्जिस्टिंग केस, और एक करेंगे प्रपोज्ड विद डेट, और एक प्रपोज्ड केस करेंगे विद इक्विटी। प्रपोज विद डेट एंड प्रपोज विद इक्विटी। आइए अब आप पहले ये बताओ, इन तीनों केसेस में हमारी टोटल कैपिटल कितनी है? जल्दी बताओ। यहाँ पे हमारी टोटल कैपिटल थी 40 लाख, यहाँ पे हमारी टोटल कैपिटल हो चुकी है 50 लाख, यहाँ पे भी हमारी टोटल कैपिटल हो चुकी है 50 लाख। ठीक है ना, ये याद रखना। और उसमें इक्विटी शेयर, अच्छा ये सब छोड़ दो, ज़्यादा ही हो जाएगा, ऊपर लिख तो दिया वर्किंग नोट में। सीधा ईबीआईटी से स्टार्ट करो। यहाँ पे हमारी ईबीआईटी होती थी 8 लाख, यहाँ पे हमारी ईबीआईटी होगी 10 लाख, यहाँ पे भी हमारी ईबीआईटी होगी 10 लाख। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या पहले वाला कोई इंटरेस्ट था? देखो, क्या हमारे पास ओल्ड इंटरेस्ट था? जी हाँ, हमारे पास ओल्ड इंटरेस्ट जाता था 1 लाख रुपए का, 10 लाख का 10%, वो सब केसेस में जाएगा। अब यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बेटे जो ओल्ड इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए का, वो सभी केसेस में जाएगा। अब आप मुझे बताओ वो सभी केसेस में क्यों जा रहा है, वो इक्विटी वाले केस में भी क्यों जा रहा है? आप मुझे रीज़न दो। लेकिन जो न्यू इंटरेस्ट है, वो लिमिटेड में जाएगा। वो ठीक है, वो लिमिटेड में जाएगा, कोई बात नहीं। देखो न्यू इंटरेस्ट यहाँ नहीं जाएगा, न्यू इंटरेस्ट यहाँ भी नहीं जाएगा, खाली यहाँ जाएगा। कितना? 12% 10 लाख पे। बेटे 10 लाख का 12%, 10 लाख का 12% होता है 1,20,000, वो खाली यहाँ जाएगा। अग्री? तो अगर आप ये माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगा?
EBIT में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स 7 लाख, 7,80,000 एंड 9 लाख। बोलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ठीक है जी। इन्होंने जो आंसर किया हुआ है ना उसमें एक गलती है। मैं ये आंसर क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि जब इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर किया उसने गलती से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो 10% के रेट पे कर दिया है, जबकि वो इंटरेस्ट उसने बोला कितना था क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में नया इंटरेस्ट बोला था 12%। बोला कितना था? 12% बोला था। कर कैलकुलेटर ने 10% से दिया, इसलिए उनका आंसर सही नहीं है। इसलिए मैं खुद करा रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिकली या तो क्वेश्चन में परसेंटेज कम कर दे या आंसर बदल दे, तो हम आंसर ठीक कर रहे हैं। ये आ गया ईबीटी। अब ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दीजिए। हमारा टैक्स था 40%, ठीक है। तो ये तो 280 हो गया माइनस। इसका ज़रा बताओ कितना होगा 40%? इसका तो 360 है, ईजी है ना। अब इधर देखते हैं 780 का 0.4 तो 3,12,000। तो ये बचा 468,000। एक बार ये अब कंप्यूटेशन मेरे साथ साथ करते रहिएगा। तो ये कितना बचेगा? 420। ये कितना बचेगा? 540। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो इसी को EIS मान लेते हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो थे नहीं, है ना। अब यही हमारा EIS हो गया। इसी को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कितने थे? 1 लाख। यहाँ भी कितने होंगे? 1 लाख। यहाँ पे कितने होंगे? 2 लाख। अच्छा बताओ यहाँ सीधा 2 लाख कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लाख शेयर और इशू कर दिए थे। यहाँ पे 1 लाख शेयर, देखो 1 लाख शेयर तो पहले के थे, 1 लाख और इशू कर दिए थे, तो 2 लाख हो गए थे ना। अब आप मुझे बताइए आपके पास EPS कितना है? EPS यहाँ पे है 4.20, यहाँ पे है 4.68, यहाँ पे है 2.7। ये हमारा EPS हो गया। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती हैं? मैंने एग्जिस्टिंग केस का EPS, प्रपोज्ड केस का EPS और अन्य प्रपोज्ड केस का EPS निकाल लिया, ठीक है जी। तो अब आप इधर देखिए, अब वो हमसे एडवाइस मांग रहा है सेकंड पार्ट में। बेस्ट कौन है इन सब में से? आप मुझे बताओ। बेस्ट ये वाला केस है। एडवाइस द कंपनी विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज प्रेफरेबल, तो आप ये बोलोगे एक्सपेंशन फाइनेंस्ड बाय डेट इज प्रेफरेबल बिकॉज, बेटे अगर आप एक्सपेंशन को फाइनेंस करते हो किससे? डेट से, तो उसे प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट EPS, क्योंकि वो हाईएस्ट EPS प्रोवाइड करता है। क्लियर है जी? कंप्लीट कर लो, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, विद डेट वाला प्लान।
चलें जी, आइए अब थोड़े थ्योरीज वाले क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 4 को देखिए। काफ़ी बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में अटक जाते हैं, इसलिए ध्यान देना। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ये क्वेश्चन करना, ध्यान से पढ़ना। आइए, कैपिटल स्ट्रक्चर इन मार्केट वैल्यू टर्म्स, ध्यान रखिएगा ये मार्केट वैल्यू बता रहा है कि 50% मार्केट वैल्यू डेट की है, 50% मार्केट वैल्यू इक्विटी की है। कंपनी का नाम है एन लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है एन लिमिटेड, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन लिमिटेड की जब हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू में इक्विटी जो आएगी वो 50% आएगी और जो डेट आएगी वो 50% आएगी, यानी फिर उसकी टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमें ये बात अभी तक समझ आ गई कि एक कंपनी है, उस कंपनी की जो भी टोटल वैल्यू है, उस कंपनी की जो भी टोटल वैल्यू है उसमें से आधी इक्विटी आधी डेट है, ठीक है। अब वो कहता है द बोरोविंग रेट फॉर द कंपनी इज 10%। वो कहता है जो बोरोविंग रेट है कंपनी का वो 10% है, मतलब इंटरेस्ट का रेट 10% है। इन अ नो टैक्स वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। कैपिटल मार्केट आर अज्यूम टू बी परफेक्ट, मतलब सब कुछ ठीक है, कहीं कोई ब्रोकरेज नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, सबके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब वो कहता है मिस्टर आर ओन्स 8% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ए एन लिमिटेड। आपके पास उस कंपनी का 8% इक्विटी है, आप 8% की इक्विटी शेयर होल्डर हो, ठीक है। डिटरमाइन हिज रिटर्न इफ द कंपनी हैज़ अ, अब कंपनी के बारे में बता रहा है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम बता रहा है कंपनी की आपको कि कंपनी के पास एनओआई कितनी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, बेसिकली ईबीआईटी कितनी है, 10 लाख। जब वो ऑपरेटिंग इनकम बोलता है ना तो वो ईबीआईटी बोल रहा होता है, ठीक है। 10 लाख की है एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट यानी केओ 20% है, केओ 20% है। तो इससे हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्म को आधा आधा करके हम आधी वैल्यू डेट की और आधी वैल्यू इक्विटी की कर लेंगे, डेट से डेट का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट का रेट माइनस कर देंगे। आइए मैं आपको पूरी सीक्वेंस बताता हूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। देखो, मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन आपके साथ साथ पढ़ा, मेरे माइंड में ये आ रहा है, देखो कि एक कंपनी है, मैं बिल्कुल पूरा ना स्क्रैच से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह, आप ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे इस लेवल के क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ते और फिर एग्ज़ाम में करते भी नहीं, फिर ऑब्वियसली बात है पास होने में दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान देना है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने पूरा पढ़ना है। वो ये कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 50% मार्केट वैल्यू है और जो डेट है, जिस डेट का भी इंटरेस्ट रेट 10% है, वो भी 50% है मार्केट वैल्यू में। तो ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए एन लिमिटेड है, ठीक है। हमें ये पता है। अब एक बात बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में आपको केओ पता हो, मैंने ना आपको 3 फॉर्मूलाज बताए थे, अब एक बार ये तीनों फॉर्मूले याद रखना। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आती है? वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है ई ए एस अपॉन के ई से। वैल्यू ऑफ डेट गिवन होती है यूजुअली। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आती है बेटा? वैल्यू ऑफ फर्म आती है ई बी आई टी अपॉन के ओ से। मतलब टोटल फर्म ने क्या कमाया, टोटल फर्म का क्या रेट है, इसे देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इस कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम पता है, हमें इस कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम पता है, ईबीआईटी पता है। हमें इस कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम पता है, यानी हमें ईबीआईटी पता है कितनी, हमें ईबीआईटी पता है 10 लाख, ठीक है। और हमें के ओ भी पता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पता है 20%, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। अगर मुझे ए एन लिमिटेड भी पता है, अगर मुझे ईबीआईटी भी पता है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? वैल्यू ऑफ फर्म होगी ईबीआईटी अपॉन के ओ, यानी 10 लाख अपॉन 20%, यानी कितना हो गया, 50 लाख की वैल्यू होगी। यानी हमें पता है 50 लाख की वैल्यू ऑफ फर्म है। तो अगर ये 50 लाख की वैल्यू ऑफ फर्म है, इधर देखो, अगर हमें 50 लाख की वैल्यू ऑफ फर्म पता थी, ये पता थी, तो ये यहाँ रख दी मैंने। इससे आपको इक्विटी पता लग गई कि 25 लाख की इक्विटी होगी फर्म कंपनी की।
और 25 लाख रुपए की डेट होगी। अगर 25 लाख रुपए की डेट होगी तो डेट का इंटरेस्ट आ जाएगा 10% के रेट से। अब आपको डेट का इंटरेस्ट पता है तो आप इधर देखो, ये था आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 में देखो, अगर मैं ये कहूँ कि आपको EBIT पता है और अगर आपको इंटरेस्ट पता है 25 लाख का 10%, टैक्स है नहीं, टैक्स है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं है, तो सीधा EAES आ जाएगा, सीधा नेट अर्निंग आ जाएगी। EAES मतलब नेट इनकम, सीधा नेट इनकम आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं है, तो हम EAES तक आ गए, नेट इनकम तक आ गए। क्या आपको मेरी ये बातें समझ आ गई? मैंने क्या कहा? क्या आपको मेरी ये सारी बातें यहाँ तक समझ आ गई? परफेक्ट है। अब सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर आर की डिटरमाइन हिज रिटर्न बताओ उसकी, वो कितना कमाता है, मतलब मिस्टर आर कितना कमाता है, आप ये बताओ। ठीक है जी, तो देखते हैं मिस्टर आर कितना कमाता है। देखो ये जो 7.5 लाख है इसमें से 8% मिस्टर आर को मिलता होगा। क्यों? सोच कर बताओ, मिस्टर आर को इसमें से 8% क्यों मिलता होगा? क्योंकि वो 8% का मालिक है, तो जो भी इक्विटी की कमाई है उसमें से 8% उसका है। अग्री और डिसअग्री? जल्दी बताइए। अग्री। तो फर्स्ट पार्ट में उसने रिटर्न ऑफ मिस्टर आर पूछा था, 8% ऑफ EAES, 8% ऑफ 7,50,000, यानी 60,000 आ रहा है। यानी हमारे हिसाब से मिस्टर आर की रिटर्न है 60,000। ठीक है ना? बिल्कुल। अरे भाई उसके पास 8% मालिक है, तो 8% जो भी कमाई आएगी कंपनी की इक्विटी की, उसमें से 8% उसको मिल जाएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ना आप ये भी बताओ कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, व्हाट इज द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो वो इक्विटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है, ROE पूछ रहा है, बेसिकली ROE पूछ रहा है, इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी KE का इम्प्लाइड रेट कितना है, आपके पास KE का रिक्वायर्ड रेट कितना है। ठीक है ना? मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? मैंने क्या कहा, आपके पास KE का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो आप ये बोलेंगे कि KE का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ध्यान दीजिए, प्लीज सुनिए, कि EAES कितना है और वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, इससे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि याद करो, मैं फिर से आपको 3 फॉर्मूलाज याद दिलाना चाहता हूँ। बेटा वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आती है, EBIT अपॉन KO से, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आती है, EAES अपॉन KE से। अगर मुझे KE डिराइव करना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, KE इज इक्वल टू EAES अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो, वही लिख रहे हैं बेटा, EAES अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। EAES कितनी थी? 7,50,000। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी? 25 लाख। ये हम निकाल ही चुके हैं ऊपर। सो KE का रेट कितना आ जाएगा बताइए? 30%। यही हमारी इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है। अच्छा था ना क्वेश्चन? मैं एक बात बताऊँ, क्वेश्चन टफ नहीं था, डिफरेंट था, सच बोल रहा हूँ। क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट था, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा तब तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया फिर आप फंस जाओगे। जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक की बातचीत आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। मतलब पता है, एक बहुत सरल बात बताऊँ, ये क्वेश्चन किए हुए होने चाहिए, किए हुए होंगे तो आप एग्जाम में कर लोगे,
नहीं किए हुए होंगे तो फंस जाओगे। मतलब मैं तो बहुत ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ कि नहीं किए हुए होंगे तो फंस जाओगे, सीधी सीधी सी जो बात है। जल्दी से मुझे बता दीजिए, इतना समझ आ गया? चलिए, एक क्वेश्चन ना मैं सीधा सीधा आर्बिट्राज बेस पे करा देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट समझा दूंगा। एक बच्चे ने कहा सर अगर हम मॉड्यूल और ये बूस्टर शीट्स कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। हाँ, अगर आपके पास, जैसे अगर आपने मेरी बुक नहीं की हुई या आपने किसी ऑथर की बुक नहीं की हुई, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मॉड्यूल प्लस बूस्टर सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका ना सोल्यूशन भी नहीं है नोट्स में टाइप्ड, तो इसलिए मैं इसे पूरा करा देता हूँ। देखिए, बट ये आर्बिट्राज का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैंने ना एक आर्बिट्राज का और एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो थोड़ा बड़ा वीडियो है, मैं वो वीडियो भी आपको उसका लिंक दे दूंगा, इसी चैनल पे पड़ा है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वो आर्बिट्राज के आपके सारे कंसेप्ट, अगर आपने आर्बिट्राज डिटेल में पढ़ना हो, क्योंकि आर्बिट्राज ना 10-15 मिनट में नहीं पढ़ा सकता मैं। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। मुझे लगता है बेटा इस वक्त बुक खरीदो मत। देखो, आप बुक खरीदोगे, मेरे को तो पैसे मिलेंगे, है ना, लेकिन मेरे को उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके काम नहीं आएगी इस वक्त। इस वक्त ना समय इतना कम बचा है कि आपके पास, या तो आपके पास क्लासेस होती जैसे फास्ट ट्रैक वगैरह, तो आपको वो काम आ रही होती, बट अदरवाइज़ काम नहीं आएगी, तो फ़ायदा नहीं है इस वक्त। आप जिस जो पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। ठीक है जी, चलिए आइए, बातचीत कर रहे हैं हम कि मई 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा। देखिए, एक हमारे पास लिवर्ड कंपनी है, लिवर्ड कंपनी मतलब जिसमें डेट होती है, एक अनलिवर्ड कंपनी है जिसमें डेट नहीं होती है। हैविंग द सेम बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों की 2 लाख है, EBIT 25,000 है, KE 12.5% है। ये कॉमन है, ये इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, इनकी डेट है 75,000, इनकी नहीं है। इनकी इक्विटी है 175, इनकी इक्विटी है 2 लाख। ठीक है, एक इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है 12% शेयर इन लिवर्ड कंपनी, वो लिवर्ड कंपनी में 12% शेयर होल्ड करता है। क्या वो अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकता है इफ़ ही स्विचेज ओवर दिस होल्डिंग फ्रॉम लिवर्ड टू अनलिवर्ड? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो लिवर्ड से अनलिवर्ड में जाकर अपनी कमाई बढ़ा सकता है, हमें वो प्रूफ करके दिखाना है। आइए पहले मेरे साथ इसके पूरे स्टेप्स समझिए। क्वेश्चन तो आपको आपने लिख लिया है ना, आइए ज़रा मेरे साथ साथ समझिए। सॉल्यूशन नंबर 6। आइए, सॉल्यूशन नंबर 6 हमें क्या कहता है? ध्यान देंगे अच्छे से, पहले समझेंगे। पहले ना मैं इन दोनों कंपनीज को आपको समझाना चाहता हूँ, पहले इनके बेसिक्स को समझो, फिर आगे करेंगे। एक कंपनी है जो कि है लिवर्ड फर्म, एक कंपनी है जो कि है अनलिवर्ड फर्म। ठीक है जी, अगर मैं ये कहूँ कि दोनों की EBIT मुझे पता है, दोनों की EBIT 25,000 है, तो एक को इंटरेस्ट देना है, एक को इंटरेस्ट नहीं देना, एक ने इंटरेस्ट देना है, एक ने इंटरेस्ट नहीं देना, टैक्स है नहीं दोनों में, तो EBIT इसकी भी 25,000 है, इसकी भी 25,000 है ना। ठीक है, अब इंटरेस्ट की बात करते हैं।
एक कंपनी ने 75,000 का 8% इंटरेस्ट देना है, यानी 6,000 रुपये, इसने नहीं देना है, तो यहाँ पे जो बचेगा ये सीधा EA मतलब EBT भी यही होगा और EAES भी यही होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा? नेट इनकम भी सीधी यही होगी, क्योंकि बीच में ना तो टैक्स है, ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, कुछ भी नहीं है, तो सीधा इधर ही आ जाएंगे। तो ये 19,000 बचते हैं, यहाँ पे 25,000 बचते हैं। क्या आप लोगों को मेरी यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई मैंने क्या कहा? क्या आप लोगों को मेरी यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई? एब्सोल्युटली नो डाउट। क्वेश्चन ने हमें ये दे रखा है, देखो KE दे रखा है। KE देने का मतलब है कि आप वैल्यू ऑफ इक्विटी खुद से डिराइव करो। जब KE दिया होगा तो आपको ना ये 3 फॉर्मूले अपने दिल में बसा के रखने हैं। देखो कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आती है, EBIT अपॉन KO से, जिस क्वेश्चन में टैक्स वगैरह नहीं होता, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आती है, EAES अपॉन KE से। अब अगर मुझे EAES भी पता है और KE भी पता है, KE कितनी पता है, दोनों के लिए 12.5%, तो अगर मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी डिराइव करूं तो वो क्या होगी, वो होगी EAES अपॉन KE, यानी 19,000 अपॉन 12.5% और 25,000 अपॉन 12.5%। तो यहाँ पे तो पूरी 2 लाख आ जाएगी जो उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे हिसाब से 152,000 आ जाएगी, ये चेंज हो गई। मतलब वो कह रहे थे 1,25,000। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, उन्होंने वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी दी हुई थी, 1,25,000 बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये बुक वैल्यू है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी होगी इक्विटी की, इक्विटी की मार्केट वैल्यू होगी 152,000। सर इक्विटी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा क्यों है? बेटा इक्विटी की मार्केट वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास डेट है और डेट की वजह से हमें बेनिफिट मिल रहा होगा। तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है और ये वैल्यू ऑफ डेट है। वैल्यू ऑफ डेट तो सेम रहती है 75,000 और यहाँ पे 0। तो अब आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, यानी इस फर्म की वैल्यू है 2,27,000, इस फर्म की वैल्यू है 2 लाख। अब मेरी बात को समझो, ये फर्म 2,27,000 की वैल्यू से भी कमा रही है 25,000, ये 2 लाख की वैल्यू से भी कमा रहे हैं 25,000, तो कौन बेटर है? अब आप मुझे बताओ इन दोनों फर्म्स में से बेटर कौन है? ऑब्वियसली अनलिवर्ड फर्म बेटर है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पैसे लगाकर उतनी ही कमाई कर रहे हैं, यहाँ पे कम पैसे लगाकर उतनी ही कमाई आ रही है। तो हम ऐसे बोलेंगे, वैसे मैं क्लास में ऐसे बोलता हूँ कि ROI निकाल लिया करो, मैं तो बहुत बार ये बोलता हूँ ROI से रेट निकाल लिया करो, बट नहीं भी निकाल के दिखाना तो सीधा लिख सकते हो, एज लिवर्ड फर्म हैज़ वैल्यू ऑफ फर्म रुपीज़ 2,27,000 and EBIT of 25,000, but unlevered firm has value of firm of rupees 2 lakh and EBIT of rupees 25,000. So we can say investor will be better in unlevered firm as can earn same with less investment, मतलब आप बराबर कमा सकते हो लेस इन्वेस्टमेंट एंड लोअर रिस्क, और बेटा अनलिवर्ड में रिस्क भी कम है क्योंकि डेट नहीं ली हुई, अनलिवर्ड में रिस्क भी कम है क्योंकि आपने डेट नहीं उठाई हुई। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? अनलिवर्ड में आपको रिस्क भी कम है क्योंकि आपने डेट तो उठाई नहीं।
आप चाहते तो इसकी ROI भी निकाल के दिखा सकते थे कि इसकी ROI में EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म में इसकी ROI हायर आ रही होती, इसकी ROI कम आ रही होती, तो हम बोलते थे जिसकी ROI ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, मतलब उसकी तरफ मूव करेंगे। यानी यहाँ पे हम अपना पैसा लिवर्ड फर्म से निकाल कर अनलिवर्ड फर्म में लेके जाएंगे। हम अपना पैसा लिवर्ड फर्म से निकाल कर अनलिवर्ड फर्म में लेके जाएंगे। अब ध्यान दो आर्बिट्राज में क्या है। मैं आर्बिट्राज की वीडियो आपको दे दूंगा, उसे एक बार ज़रूर देख लेना, 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की वीडियो, उसमें पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए लिवर्ड फर्म मैं या इसी वीडियो के आगे अटैच कर दूंगा, आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लिवर्ड फर्म से अनलिवर्ड फर्म में जाओगे, लिवर्ड फर्म से अनलिवर्ड फर्म में जाओगे, तो आप अपनी लिवर्ड फर्म के शेयर बेचोगे और अनलिवर्ड के खरीदोगे, और लिवर्ड फर्म में जितनी प्रोपोर्शनेट डेट होती है ना, उतनी प्रोपोर्शनेट डेट भी आप उठा लोगे, क्योंकि आप कितने % के मालिक हो, इधर देखो आप 12% के मालिक हो। तो जब आप यहाँ से जाओगे तो आप 12% इक्विटी का पैसा भी लेके जाओगे और 12% डेट भी उतनी ही बोरविंग करके जाओगे, ये माना जाता है। सर ऐसा क्यों मानते हो? बेटा ये आर्बिट्राज के बेसिक नियम है, ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, रूल बेस चलना पड़ता है। तो देखिए सो फॉर आर्बिट्राज इन्वेस्टर विल मूव इन्वेस्टमेंट, वो अपनी इन्वेस्टमेंट मूव करेगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लिवर्ड टू अनलिवर्ड, वो लिवर्ड से अनलिवर्ड फर्म में मूव करेगा, वो लिवर्ड फर्म से अनलिवर्ड फर्म में मूव करेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 होगा सेल शेयर्स इन लिवर्ड, कितने के थे 152,000 का 12% वैल्यू आपकी है, क्योंकि 12% के आप मालिक हो, तो आपको 18,240 रुपये मिल जाएंगे शेयर बेच के। एंड रेज प्रपोर्शनेट डेट, ठीक है ना। अब वही 12% वाली 12% ऑफ 75,000 की आप डेट भी रेज कर लो, जितनी उनकी टोटल डेट है उसमें से 12% आप रेज कर सकते हो, तो यानी 9,000 रुपये की आप डेट रेज कर लो। तो अब आपके पास टोटल फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितने हो गए, यानी अब आपके पास टोटल फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितने हो गए। जिस कंपनी में आप जा रहे हो पैसा लगाने, वहाँ लगाने के लिए आपके पास 27,240 रुपये हैं, आपके पास वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए 27,240 रुपये हैं। बोलिए मेरी बातें क्लियर है? गुड। अब आप ये बताओ जब ये पैसा आप वहाँ लगाओगे तो आप कितने % के मालिक बन जाओगे, यानी जब ये पैसा आप उस कंपनी में जाके लगाओगे तो आप कितनी कमाई कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ इन्वेस्ट ₹27,240 इन अनलिवर्ड फर्म, आप उस कंपनी को खरीद लो, ठीक है जी। कितने % खरीद सकते हो बताना। आप उस कंपनी को 2 लाख की कंपनी थी, और अगर आप उसे 27,240 रुपये इन्वेस्ट करोगे 2 लाख की कंपनी में, तो कितने % खरीद सकते हो ज़रा बताओ मुझे कैलकुलेट करके। 27,240 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो आप 13.62% शेयर्स ऑफ अनलिवर्ड फर्म को खरीद सकते हो, यानी आप 13.62% शेयर्स ऑफ अनलिवर्ड कंपनी को खरीद सकते हो, मतलब जिस कंपनी को आप खरीदने जा रहे हो वहाँ पे आप 13.62% खरीद सकते हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब वहाँ पे आपकी कमाई कितनी आएगी, स्टेप 3 में इधर कर देता हूँ। स्टेप 3 आप एक बात आइए, आपकी अर्निंग फ्रॉम अनलिवर्ड फर्म कितनी आएगी, आपको अनलिवर्ड फर्म से कितनी कमाई आएगी सोच के देखो। वहाँ पे इक्विटी की कमाई कितनी थी, अनलिवर्ड फर्म की इक्विटी की कमाई कितनी थी, अनलिवर्ड फर्म की इक्विटी की कमाई थी 25,000, तो उस 25,000 में से आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 13.62%, क्योंकि अब आप 13.62% के मालिक हो। देखो इसका आंसर 3405 आ रहा है कि नहीं, गुड। लेकिन अब आपने इंटरेस्ट भी पे करना होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरविंग, क्योंकि आपने 9,000 रुपये बोरो भी किए थे,
तो आपने 9,000 रुपये बोरो किए थे 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप लिवर से आते हो ना, लिवर से, तो इंटरेस्ट साथ में लेकर आते हो, मतलब डेट उठा के लाते हो, तो आपको 720 रुपये का इंटरेस्ट देना है। तो अब आपकी न्यू नेट अर्निंग कितनी है? न्यू अर्निंग इन अनलिवर्ड फर्म, आपकी अर्निंग है 2685, यानी अब आप कितना कमा रहे हो? अब आप कमा रहे हो 2685। अच्छा, अब आप इस पूरी कहानी में आपने क्या किया, दोबारा सुनो। आपने अपने लिवर्ड कंपनी के शेयर बेचे, और जब शेयर लिवर्ड कंपनी के बेचते हो तो प्रपोर्शनेट डेट भी उठा लेते हो। जब आपने 12% शेयर बेचे तो आप 12% डेट भी उठा सकते हो, तो आपने उनकी डेट का 12% लोन उठा लिया। अब आपके पास इतने पैसे थे, अब ये पैसे लेकर आप अनलिवर्ड फर्म में आए, आपने अनलिवर्ड फर्म में शेयर खरीद लिए, अनलिवर्ड फर्म को 13.62% शेयर खरीद लिए। तो 13 जो उनकी कमाई थी उसका 13.62% अब आपको मिलेगा। लेकिन उस कमाई के लिए आपको ये जो आपने ब्याज उठाया था, लोन उठाया था, इसका ब्याज भी देना पड़ेगा 9,000 पे। इस 9,000 पे 8% का ब्याज देना पड़ेगा। तो अब आपके पास नई कंपनी में इतनी कमाई आ रही है। अब आपने ये दिखाना है कि मैं पहले कम कमाता था, अब मैं ज़्यादा कमाता हूँ। तो अब मुझे इसमें से माइनस कर देनी चाहिए, क्या माइनस कर देनी चाहिए, ओल्ड अर्निंग्स इन लिवर्ड फर्म। अब आप मुझे ये बताओ कि ओल्ड अर्निंग लिवर्ड फर्म में कितनी है? ओल्ड अर्निंग लिवर्ड फर्म में कितनी है बताइए। तब आपने वहाँ पे कितनी कमाई करी थी? देखो, लिवर्ड फर्म की कमाई आ रही थी 19,000। उस 19,000 का 12% आपको मिलता होगा। 19,000 का 12% आपको मिलता होगा। ठीक है जी। 19,000 का 12% कितना होता है बेटा? 19,000 का 12% बताओ। 2280। बाकी लोग भी एक बार रीचेक कर लिया करो। तो हमारे लिए इंक्रीज इन अर्निंग कितनी आई है? नेट इंक्रीज इन अर्निंग कितनी है? ड्यू टू आर्बिट्राज, यानी ये जो आर्बिट्राज हमने किया है कि एक तरह के शेयर बेच दिए और दूसरी तरह के शेयर खरीद लिए, इससे बेनिफिट कितना हो रहा है? 405 रुपये। यानी ये हमारा आर्बिट्राज का गेन है। ये हमारा आर्बिट्राज का गेन है। देखिए, मैंने इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपको मैं दे दूंगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बेटर समझ आएगा। मुझे पता है कि अभी थोड़ा सा गैप रह सकता है, क्योंकि अभी आपने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, बट आई होप कि कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ हद तक समझ आने लगा होगा। अब आपने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ढेर सारे जो बचे हुए क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। मैंने कंसेप्ट ऑलमोस्ट सारे पढ़ाए हैं आपको। आर्बिट्राज वाली वीडियो आप देख लोगे तो कंसेप्ट आपके सारे कवर हो जाएंगे। बट इस चैप्टर पे ना थोड़ी मेहनत करना, थोड़ी डिटेल्ड मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना, ठीक है? कर लोगे? जल्दी बताइए मुझे। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इतना कर लीजिएगा अच्छे से। बेटा देखो, अभी ना लिमिटेड आवर्स है, तो मैं बूस्टर में जितना मैक्सिमम करा सकता हूँ करा दूंगा। इसके बाद मैं रुकूंगा नहीं। जैसे ही हमारी बूस्टर क्लासेस खत्म होंगी, फिर मैं जैसे एमएम के क्वेश्चंस हैं या जो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो कराने लग जाऊंगा। ठीक है ना? मैं अभी के अभी ही ज़रा, अभी के अभी ढूंढता हूँ मैं, अगर अभी मिल जाती है अभी के अभी भेज देता हूँ आपको। ये रही वीडियो। ये लो, मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया ये वीडियो। मैंने आर्बिट्राज की वीडियो भी शेयर कर दी है, वो भी देख लेना, ठीक है ना?
1 साल पुरानी वीडियो है लेकिन कोई वैलिड है, वो फिर भी वैलिड है, चिंता की बात नहीं है। कंसेप्ट उसमें पूरा सेम ही पढ़ा है मैंने। ठीक है जी। चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। मैं अच्छा, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं और भी चीज़ें पढ़ाता रहूँगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इतना पढ़ा दिया बस बात खत्म। मैं आगे भी पढ़ाता रहूँगा, क्वेश्चंस और भी टाइप के कवर कराता रहूँगा, ठीक है ना। अपना अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें बहुत सारा। कल मिलेंगे, बाय बाय।